हमारे अंधकार के नाश के साथ ही नवोत्साह नव चेतना का प्रारंभ होता है तथा इसके साथ शुभ्रता के वातावरण में कार्यों के कुशल संपादन की आधारशिला रखी जाती है। दीपक का अर्थ महज उसकी लौ से उत्पन्न प्रकाश से ही नहीं है साथियों, अपितु उसके पीछे हमारी अंतश्चेतना की आत्मिक अनुभूति व भावात्मक लगाव भी जुड़ा हुआ है। दीपक हमारे अंतःचक्षुओं का प्रतिबिंब भी है जो सतत हमारे भौतिक व आध्यात्मिक विभागों के मध्य समन्वय का सेतु बनाने का कार्य करता है। हमारे अतिथियों ने हमारे इस आज के कार्यक्रम का द्वीप प्रज्वलित करके इसकी विधिवत शुरुआत की है। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए जो हमारे यहाँ विभिन्न कंपनियां आई हैं उनमें से मैं LIC से श्री भूपेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर पधारे और हमारे साथियों को जो आपका विजन है उससे परिचित करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर आसीन हमारे आदरणीय ADM लालसोट, ADM दौसा एवं अन्य अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित मेरे सभी नवयुवक, हमारे विद्यार्थी, हमारे जो श्रोतागण आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सबका इस कार्यक्रम के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, मैं भारतीय जीवन बीमा निगम अपने शाखा दौसा में शाखा कार्यालय के अंदर शाखा प्रबंधक के पद पर, मेरा नाम उत्कर्ष सिंघल है और यहाँ पे शाखा प्रबंधक इंचार्ज के पद पर मैं आज यहाँ पे आसीन हूँ। और आज भारतीय जीवन बीमा निगम को इस मंच पर मैं यहाँ पे संबोधित करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इतनी भारी आज यहाँ पे लोग जो लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनके सामने मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में थोड़ा सा ही चर्चा करना चाहूंगा कि हम क्या हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसकी स्थापना सन 1956 के अंदर हुई थी, आज देश की आर्थिक समृद्धि के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। आज हम बात करें तो आज हमारे पास हर तरह की जो वित्तीय जो स्वतंत्रता है भारतीय जीवन बीमा निगम में, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर हर मोड़ पर भारतीय जीवन बीमा निगम आपको सहयोग करे। आप सब लोगों ने LIC का नाम सुना ही होगा। LIC इंश्योरेंस के अंदर काम करती है। इंश्योरेंस मतलब अगर किसी की कोई अनहोनी हो जाती है तो उस समय भारतीय जीवन बीमा निगम आपके साथ खड़ी रहती है। उसी के अंदर रोजगार के मध्य अगर मैं बात करता हूं तो रोजगार के संबंधित हमारे पास बहुत सारी योजनाएं जो हैं आपके लिए आज उपलब्ध है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अगर आपको रोजगार चाहिए तो इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री भी होती है। डायरेक्ट एंट्री बाय कंपटीशन, जैसे कि हमारे यहाँ WO का रिक्रूटमेंट होता है, बाय कंपटीशन एग्जाम होता है, WO डायरेक्ट रिक्रूट एग्जामिनेशन होता है। हमारे यहाँ पे असिस्टेंट्स की भर्ती होती है, वो भी एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है। इसके अलावा हम विकास अधिकारियों की भर्ती भी करते हैं। विकास अधिकारी वो लोग होते हैं जो कि अभिकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं, तो ये भी एक डायरेक्ट एग्जाम के माध्यम से हम लोग आयोजित करते हैं समय समय पे। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे एक इनडायरेक्ट एंट्री भी होती है, जो कि हम हमारे अभिकर्ता साथियों, जो हमारे जो अभिकर्ता के जो लोग हैं उनको भी हम हमारे यहाँ पे परमानेंट जो WO या फिर जो ABM सेल्स या फिर जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं उसके अंदर हम उनको डायरेक्ट भी इंटरेक्ट करते हैं। उसके लिए हमारे को चाहिए कि सिर्फ अभिकर्ता ने अगर 4 साल काम किया है, अगर कोई भारतीय जीवन बीमा निगम में 4 साल एज अभिकर्ता अगर काम करता है तो उसको हम 4 साल के उसके काम के आधार के ऊपर हम उसको विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो जो अभिकर्ता यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है उसको हम विकास अधिकारी के पोस्ट पे डायरेक्टली भर्ती करते हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छी योजना हमारी महिला जितने भी साथी हैं उनके लिए हमने योजना करी है, उसका नाम है हमारा बीमा सखी। बीमा सखी के अंदर हम महिला को
एक स्टाइपेंडरी योजना है जिसमें हम 3 साल तक लगातार उनको स्टाइपेंड देते हैं। तो स्टाइपेंडरी योजना में क्या है कि उनको एक मिनिमम जो बिजनेस होता है, थोड़ा बहुत उनको बिजनेस करना होता है एज अभिकर्ता। अगर 3 साल तक आप लगातार करते हो तो प्रथम वर्ष आपको 7,000 रुपए प्रति माह आपको स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है। कोई योग्यता, सिर्फ हमारे को 10th पास चाहिए महिला, 10th पास महिला चाहिए। अगर उसने बीमा सखी योजना के अंतर्गत वो अभिकर्ता का जो परीक्षा होती है वो पास करनी होती है। अभिकर्ता बनने के पश्चात उसको हर महीने, अगर वो नियम जो अपना जो मिनिमम कोटा ऑफ बिजनेस करती है, तो 7,000 रुपए स्टाइपेंड कमीशन के अतिरिक्त हर महीने उसको मिलेगा। अगले महीने से उसको 6,000, अगले साल से उसको 6,000 रुपए प्रति माह मिलेगा और 3 साल में, 3rd ईयर से उसको 5,000 रुपए प्रति माह उसको स्टाइपेंड मिलेगा। अगर वो पूरा कार्यक्रम कंप्लीट कर लेते तो उसको 4 साल बाद या 5 साल बाद जब विकास अधिकारियों की वैकेंसीज निकलती हैं, तब उसके अंदर हमारे पास उसके अंदर योजना है कि वो विकास अधिकारी भी डायरेक्ट बन सकते हैं, जो कि एक परमानेंट पोजीशन है। तो आप लोग इसके बारे में सोचें। हमारे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे नवयुवक बैठे हुए हैं, अभिकरण बहुत ही अच्छा है। इसमें कोई टाइमिंग की कोई जरूरत नहीं है, कोई अटेंडेंस की जरूरत नहीं है। आप पार्ट टाइम, फुल टाइम कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। आप अपनी स्टडीज अगर आप करना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति है और उसको पार्ट टाइम अपनी पॉकेट मनी की आवश्यकता है, तो वो आप अपनी LIC की एजेंसी लेके आप हमसे जुड़ सकते हैं। काम करेंगे तो आपको बहुत उच्च स्तर तक यहाँ पे पहुंच सकते हैं आप। मतलब कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे आपको राइज करने के लिए। तो मैं आप सब लोगों से ये बोलूंगा कि आप जो LIC के अंदर जो पोस्ट निकलती हैं, चाहे वो WO की पोस्ट हो, चाहे वो असिस्टेंट की पोस्ट हो, चाहे विकास अधिकारी की पोस्ट हो, उसके बारे में आपको समय समय पे विज्ञापनों के माध्यम से पता लगता रहेगा। पर जिसकी अभिगत जो भर्तियां अभी चलती हैं वो बीमा सखी की होगी, या फिर अभिकर्ता जो हमारे यहाँ पे रूरल करियर एजेंट होते हैं या फिर अर्बन करियर एजेंट होते हैं, UTA RTA जो हमारे हैं, उनके अंदर या सिटी करियर एजेंट्स हैं, उसके अंदर आप डायरेक्ट अभिकर्ता बन सकते हैं। उसके अंदर आपको स्टाइपेंडरी अभिकर्ता बनाया जाता है। काम तो करेंगे, उसका जो कमीशन मिलता है वो अतिरिक्त है, और जो स्टाइपेंड मिलेगा, जो जैसे पुरुषों के लिए 6,000 रुपए प्रति माह है, महिलाओं के लिए 7,000 रुपए प्रति माह है, 6,000 रुपए प्रति माह है, 5,000 रुपए प्रति माह है। तो ये योजनाएं हमने बहुत अच्छी योजनाएं हैं, और LIC एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि आज वर्ल्ड के अंदर, अगर या पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर कैपिटलाइजेशन की अगर कोई कंपनी है, सबसे ज्यादा कैपिटल रिच अगर कोई कंपनी है तो वो LIC है। LIC का जो स्टेक है आज के टाइम पे, जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सुना होगा इन्फोसिस, टाटा, रिलायंस, उसके अंदर हमने भागीदारी है। इनफैक्ट कई एक बैंक है जैसे कि IDBI बैंक, उसके अंदर 51% हिस्सेदारी जो है LIC की है। साथ के साथ जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है वो भी LIC का एक बहुत अच्छे लेवल पे है। LIC के साथ जुड़ने से आप अपने आप को भी अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपने साथ साथ अपने परिवार की भी ग्रोथ कर सकते हैं और इसको करियर अपना सकते हैं। आप करिए, आप अपनी पढ़ाई करिए, आप अपने करियर के प्रति फोकस रहिए। इन द मीन टाइम अगर आपको लगता है कि एक पार्ट टाइम मेरे को जॉब की आवश्यकता है, या मैं इतना काम करके 2 घंटे 3 घंटे प्रतिदिन काम करके अगर मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ किसी भी कंडीशन में या करना चाहता हूँ, तो आप LIC के अंदर अभिकर्ता के रूप में अपने आप को एनरोल कराएं। बहुत अच्छा आपके अंदर रिम्यूनरेशन बहुत अच्छा मिलता है और करियर के भी प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो साथियों, मैं चाहूंगा ये हमारी जो स्टॉल है, अभी आपको यहाँ पे हमारे स्टॉल पे आपको जो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से आप LIC के अंदर आप अपने आप को अपना करियर बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको एक बार पुनः, सभी को जो आपने यहाँ पे आज हमारे को मौका दिया, एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी मैं आदरणीय ADM साहब दौसा, आदरणीय ADM साहब लालसोट व साथ ही आदरणीय UIT सेक्रेटरी सचिव से निवेदन करूंगा कि आप हमारे यहाँ पे जो विभिन्न कंपनियों की जो स्टॉल्स है, एक बार इनका विजिट करें। साथ में मैं हमारे जिला रोजगार अधिकारी श्री
श्याम जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे जो अतिथि हैं इन्हें विजिट करवाएं। साथियों, जैसे कि अभी हमारे जो भारतीय जीवन बीमा से जिन्होंने यहाँ पे भारतीय जीवन बीमा निगम प्रेजेंट किया, उन्होंने किस प्रकार इसमें जगह रहती है, क्या उनकी चयन प्रक्रिया रहती है और किस प्रकार आप उसका फायदा ले सकते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार चर्चा परिचर्चा की, जिसमें इन्होंने एक विशेष फोकस किया महिला सखी योजना, जिस पर अभिकर्ता करने पर जिनके नॉर्म्स है उसे क्वालिफाई करने के बाद 3 वर्ष तक उन महिलाओं को एस्टैब्लिश करने के लिए प्रथम वर्ष में 7,000 रुपए प्रति माह, द्वितीय वर्ष में 6,000 रुपए प्रति माह और तृतीय वर्ष में 5,000 रुपए प्रति माह आपको माननीय भारतीय जीवन बीमा देता है। ऐसी और विभिन्न योजनाएं इनके पास है। जब आप इनके स्टॉक विजिट करेंगे तो वहां और आपको अधिक जानकारी इसकी मिलेगी। अभी हमारे यहाँ पर अनेक कंपनियां पधारी हुई है, जिसमें मैं आगे भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स से वो यह रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वे आए और जो आपका इंडियन एयरफोर्स का क्या विजन है, किस प्रकार चयन प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी वैकेंसीज होती है इसमें, उसको आकर के हमारे जो यहाँ मौजूद साथी हैं उन्हें परिचित करवाएं। इंडियन एयरफोर्स से मूंगफली बेचवा को यानी मौका फायदा उठा लियो। Respected ADM साहब, दोसा ADM एंड लालसोट ADM साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एंड UIT सेक्रेटरी। हम 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जोधपुर से आए हैं, वायुसेना से। अपने पूरे राजस्थान का जो वायुसेना का सिलेक्शन होता है वो एक ही सेंटर है अपने पूरे राजस्थान में, 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जोधपुर। भारत में 3 सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो हम एयरफोर्स हैं, इंडियन एयरफोर्स। वैसे भारतीय वायुसेना किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आपने भारतीय वायुसेना के जलवे टाइम टू टाइम देखे ही हैं। और ये वर्दी पहनने का जो प्राउड है, ये हमारे युवा है, गर्ल्स और बॉयज अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और इसको पहनकर जो आनंद आता है, मजा आता है, इसका एक अलग ही रुतबा है। जब वर्दी पहनते हैं तो हमारा जो थिंकिंग लेवल है वो अलग चला जाता है। तो आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में भी आ सकते हैं, टेक्निकल ब्रांच में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने सपनों को, ड्रीम्स को कैसे पूरा करेंगे? जब आपकी एज 16.5 साल हो जाए और 26 साल तक आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।
जब आप 12th क्लास में हो, 16.5 साल आपकी एज हो गई है, 19.5 साल तक, 16.5 से 19.5 साल तक आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हो, जिसका यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो उसमें आप ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में भी आ सकते हो और फ्लाइंग ब्रांच में पायलट भी बन सकते हो, जब आप 12th क्लास में हो और आपकी एज 16.5 साल हो गई है। वैसे हमारे पास कोई प्राइवेट जॉब वाला कोई ऑप्शन नहीं है, हम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सोल्जर्स हैं, आपको जो फैक्ट इंफॉर्मेशन है वही देंगे। उसके बाद जब आप 19.5 साल तक आप सेलेक्ट ना हो पाओ तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है स्कूल के अंदर एनसीसी। यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसकी भी एक स्पेशल एंट्री होती है फोर्सेज में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के थ्रू भी आप स्पेशल एंट्री कर सकते हो भारतीय वायुसेना में और पायलट बन सकते हो। उसमें आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, लड़कियों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और लड़कों के लिए भी है। तो जो भी पेरेंट्स आए हुए हैं, गार्जियंस आए हुए हैं, अपने बच्चों को एनसीसी करवाओ। और एनसीसी क्या होती है, जैसे हम ऑपरेशन वगैरह करते रहते हैं, कहीं कोई अटैक में बिजी हो गए, वार में बिजी हो गए, देश में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसको कौन संभालता है? ये सेकेंडरी जॉब, हमारा जो स्टैंड बाई ऑप्शन होता है वो एनसीसी, एनएसएस, ये देश के अंदर रह के सुरक्षा करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, बच्चे डिसिप्लिन हो जाते हैं। पेरेंट्स, उनका एक अलग लेवल होता है एनसीसी के बच्चों का। तो बच्चों को एनसीसी दिलवाओ, मैक्सिमम जो भी पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चों को एनसीसी दिलवाओ ताकि वो आगे जाके ऑफिसर बन सके। उसमें एग्जाम नहीं देना पड़ता है, वो डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाएंगे। उसके बाद यदि एनसीसी में भी नहीं हो पाए तो सीडीएस के थ्रू कंबाइंड डिफेंस सर्विस होती है। जब बच्चे की एज 20 साल हो जाए, कई युवा होते हैं कि यार हमारी तो एज 18 हो गई, 19 हो गई, अब हम तो लग नहीं पाए आर्मी, सेना में, अब कैसे ज्वाइन करें? तो 20 साल से और 26 साल तक का मौका है आपके पास, लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा फौज में जाने के लिए। ऐसा नहीं है बिस्तर में से 9 बजे उठे, आराम से चाय लस्सी पी और फिर सो गए, वो सेना में जाने लायक नहीं है भाई। यदि आप 26 साल तक की एज रहती है, 20 साल के बाद भी आप सीडीएस के थ्रू, सीडीएस का यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन में आप अपेयरिंग कर रहे हो और ग्रेजुएशन आपने कर लिए 60% है तो भी आप सीडीएस के थ्रू आप भारतीय वायुसेना, आर्मी, नेवी में आ सकते हो। बुलाएगी जी यहाँ क्यों बुलाया जी तुमने? मैंने थोड़ी बुलाया आपको, तू बाहर तो आएगा। यदि आप सीडीएस का भी मौका चूक जाते हो तो एक एफकेट का एग्जाम होता है एयरफोर्स का। एयरफोर्स में आने के लिए आपके पास बहुत सारे मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। एफकेट में क्या होता है, आपकी एसएससी होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है उसमें, तो एफकेट के थ्रू भी आप आ सकते हो। यदि आप एफकेट का भी मौका आपके पास मिस हो जाए तो एयरफोर्स में 2 ब्रांचेज है ऑफिसर की, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। टेक्निकल ब्रांच में एएल है, एएम है, उसमें भी आप हो रहा है ये रोजगार भत्ता से संबंधित अभी आपको बता दिया। बात आप एक ही चीज आकर के मंच पे वही पूछ रहे, बता दिए। थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा धैर्य रखे। पहले जो भी ये कार्यक्रम चल रहा है इसको संपूर्णता के बाद ये पूरा होगा, उसके बाद जो रोजगार भत्ता से संबंधित कार्य है उससे संबंधित जानकारी आपको इस मंच के माध्यम से दी जाएगी। आगे पहला मैं आपसे पुनः करता हूँ, बैठे हैं जो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन यही सुना है कि बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारी भत्ता तो आया ही हो। आपको यहाँ पे इसकी तरफ से एक बहुत अच्छा अवसर दिया जहाँ पे कई कंपनियां जॉब के लिए ऑफर कर रही है। पीछे से ध्यान से जाके
सत्ता मिलता है क्या? आप इसका बैनर कौन सी कंपनी आई है, किसी को नहीं पता है कंपनी हुई है। क्या फैलिए तो आप ये सब रोजगार देने के लिए आपको बताया गया है। आप जो बैंकिंग सेक्टर से करियर वो हमारी नेक्स्ट लाइन है। एयू लाइन के नाम से अगर जामा हो जो हेल्प डेस्क में आपने नाम नंबर इंक्वायरी दे दिए, आगे से आपको कॉल आने लगा। अगर किसी डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, होटल करियर हमारी बैंकिंग वाली बैंकिंग डेस्क जानकारी मिलेगी। आपको एक प्रॉब्लम पहुंचा दिया एड्रेस कॉन्टेक्ट दिए जाएंगे, लेकिन बस आप थोड़ी समझदारी से काम लें, धीरे से काम लें। बेरोजगारी रख दीजिए या जितनी भी कंपनी एयू बैंक है, वायु से बहुत सारी है, आप देख रहे हो आपका सब सरकारी बैठे होंगे जो में पैसा बांट रहे हैं। ऐसे यहाँ पर जो लोग बेशक है, अगर जिनको के योग्य नहीं होंगे, आपको ये बेकार है। यहाँ पे मैनेजमेंट की मशक्कत से कितने समय निकाल से ये सारा है, आप लोगों को बोला कितने मैसेज पहुंचा होगा, लेकिन सदुपयोग नहीं कर रहे। आप उस चीज का सदुपयोग नहीं कर रहे, इसलिए ध्यान अभी आप समस्या लेकिन नहीं है। मेरे सभी बेरोजगार से कि आप किसी भी स्टॉल पर भीड़ काम नहीं है, नहीं है आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, रोजगार के अवसर जो हम लोग एक इंक्वायरी कंपनी के तरफ से आगे से फोन आएगा, अपनी रिक्वेस्ट करेंगे तो ज्वाइन करना। ये दिया जाता है 2 साल के लिए कि आप उसमें रोजगार की तैयारी कर रहे हैं, घर बैठने के लिए नहीं है आपको कि सरकार कोई पैसा बांट रही है। आप लोगों को इसलिए दिया जा रहा है कि आप रोजगार की तैयारी कर रहे हैं। और जब सरकार कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है, यहाँ पे जो कंपनीज आई हुई हैं, आप उनसे जाके बेरोजगारी भत्ते का पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप रोजगार के लिए सीरियस नहीं है। अगर इसी तरह की कंडीशंस रही तो आगे चल के बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा। हो जाएगा। अगर सब जगह से ये रिपोर्ट्स रही तो फिर आप घूमोगे, किसी को नहीं मिलेगा। तो आप लोग कम से कम आप सच्ची वो तो दिखाएं कि हाँ हम रोजगार की ट्राई कर रहे हैं। ये सारी कवायद इसलिए होती है कि इनसे रिपोर्ट जाती है कि हाँ रोजगार के लिए ये लोग ट्राई कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि घर पे बैठे और केवल पैसा चाहिए इन लोगों को। तो बेरोजगारी भत्ता योजना इससे रिलेटेड है कि जब तक आप ये नहीं दिखाएंगे कि आप लोगों को इंटरेस्ट है रोजगार में, तो आपका हो सकता है आने वाले समय में ये शर्तें भी जुड़ जाएं। क्योंकि पहले कुछ शर्तें हुआ करती थी, अब कुछ शर्तें आप लोगों को केवल पैसे के लिए कि भाई मेरे पैसा आया नहीं आया, ये नहीं है सरकार का, इसलिए नहीं देते हैं आप लोगों को। तो जो जिनको वेरिफिकेशन कराना है वो वेरिफिकेशन होगा, सबका होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इधर परेशानी क्रिएट नहीं करें।
इनको जाके क्या आप बेरोजगार भत्ते करते? अरे भाई समझो कि क्या करना है। सरकार के साथ में बिठा दिया आप लोग कि भाई जिनको रोजगार चाहिए रोजगार मिल जाता है, कहाँ परेशानी है। आप सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। प्रोडक्शन एक और मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग दौसा से जयपुर दूर नहीं हो, जो दौसा में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, जयपुर में जो तीसरा काउंटर है इसमें कंपनी आई हुई है जो जयपुर में डीमार्ट्स वगैरह इस तरह की जो जगह होती है उन जगहों पे रिक्रूटमेंट के लिए तो आप आसानी से वहां रह के तैयारी भी कर सकते हैं, अपना अर्निंग भी कर सकते हैं। तो जो ऐसे हैं जो जयपुर में जॉब करना चाहते हैं वो तीसरे काउंटर में संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो 10th है 12th है चाहे वो ITI है, कर सकते हैं। तो आप वहां से संपर्क करके पता कर लें कि आपकी पढ़ाई के साथ, जयपुर का इसलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ वो काम किए जा सकते हैं, ऐसे भी काम होता है। तो अर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बिना अर्निंग के कोई घर में की वैल्यू नहीं होती। घर में भी कोई नहीं पूछता, जब कोई कमाता नहीं है ना तो कोई नहीं पूछता। तो इसलिए काउंटर पे आप वही लोग जाएं जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो, और बेरोजगारी भत्ते का कम से कम काउंटरों को नहीं पूछे। आपको पता किया कि वेरिफिकेशन इन जगहों पे हो रहा है 2 जगहों पे, तो यहीं जाके आप बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड बात करें। काउंटर्स पे बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड बात नहीं करें। वहाँ के जो भी योजनाएं हैं उनका जो जॉब आपको ऑफर कर रहे हैं वो बात समझ। वेरिफिकेशन के वहाँ कर रहे थे साइन नहीं तो वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन वहाँ साइन करा दो। ये महिलाएं जो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे भीड़ जो लगा रहे हैं, अगर ये डेफिनेशन जिस पे चल रही है बात आ गई तो आपको यही सारी चीजें देखेंगे, और ये डाटा जो है वो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होता है कि किसने कितनी बार किस जगह ट्राई किया कि वो वास्तव में बेरोजगार है, केवल 2 साल के लिए पैसे लेना चाहता है। बेरोजगार की बिल्कुल डेफिनेशन है कि बेरोजगार उसको माना जाता है कि जो रोजगार के इच्छुक है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिला, अपनी इच्छा से घर बैठे तो होता है बेरोजगार है। तो आप अपनी इच्छा तो दिखाएंगे, तो आपकी अपनी इच्छा दिखाएंगे कि भाई हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। आप कंपनी के पास में जाएं, वहां देखें, कुछ तो शो करें कि आप बेरोजगार हैं, आप घर पे बैठे हुए नहीं हैं। और फिर मैं कहना चाहूंगा किसी का भी भत्ता बंद नहीं होगा। ये दिमाग से निकाल दें कि भाई हमारा भत्ता बंद हो जाएगा आज की अगर ये कवायद पूरी नहीं हुई तो, किसी का भी इस वजह से भत्ता बंद नहीं होगा। और यहाँ थोड़ी सी व्यवस्था, अरे भाई महिलाओं की तरफ क्या हो रहा है ये?
ये डिसीजन लिया है कि जिनका अप्रूव हो चुका है वो आज करवा ले, बाकी भीड़ में ना फंसे। और जब अप्रूव हो जाए आपका, या तो उस समय या उससे पहले अगर कोई दूसरा कैंप रखेंगे तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा उसमें। अभी आपको मैंडेटरी नहीं है, जिनका वेरिफिकेशन हुआ है, अप्रूवल नहीं हुआ है, तो उनको फिर से सूचित कर दिया जाएगा कि उनको कब कराना है। अप्रूवल के समय तो कराना ही कराना है, अप्रूवल से पहले ही होगा सारा। लेकिन अभी इस भीड़ में आप लोगों को फंसने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो जिनका वेरीफाई हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है अभी तक, ऑनलाइन ही करवा रखा है बहन, जिनको चालू नहीं हुआ है अभी बेरोजगारी भत्ता मिलना, तो वो इस भीड़ में फंसने की उनको जरूरत नहीं है। वो अभी या तो आपको फिर से मैसेज डाल दिया जाएगा कि नेक्स्ट कैंप में करवा ले, या आपके अप्रूवल पे करवा ले। करवाना सभी को जरूरी है। चलो चलो मैं भी चल रहा हूँ। ये जो आप उपस्थिति प्रमाण पत्र हमें देते हैं उसको ध्यान दें, वही कैंडिडेट हमें उपस्थिति प्रमाण पत्र देके जाए जिन्होंने अपनी उपस्थिति कंप्यूटर पे दर्ज करवा दी है। नहीं तो ये उपस्थिति प्रमाण पत्र हम ले लेंगे, आपके पास में कुछ बचेगा नहीं, फिर आप क्या दर्ज करवाओगे कंप्यूटर पे, है ना। तो सबसे मेन चीज ये है कि पहले जिन्होंने अपने कंप्यूटर पे यानी SSO ID पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है वो यहाँ पर उपस्थिति दे जाए, और जिन्होंने दर्ज नहीं करवाई है वो उपस्थिति अपनी दर्ज करवाएं।